दंड प्रक्रिया संहिता का चैप्टर 3 न्यायालयों की शक्ति से संबंधित। इसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 26 से लेकर 35 में उपबंधित है। सेक्शन 26 और 27 ये न्यायालयों की अधिकारिता की बात करती है कि कौन से न्यायालय मामले का विचारण कर सकेंगे। 26 ने कहा कि किसी भी मामले का विचारण या तो उच्च न्यायालय के द्वारा होगा या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा या फर्स्ट शेड्यूल में उपबंधित न्यायालय के द्वारा होगा। किशोर न्यायालय के संबंध में विचारण 27 ने कहा या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा या किशोर अधिनियम 1960 में उपबंधित न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो ये तो विचारण की अधिकारिता हो गई, 26-27 ने कवर किया। फिर पावर की बात आई। पावर कहां पे है? पावर को आप 3 तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की पावर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर और ऐसी शक्तियों का विस्तार। जब आप हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की बात करते हैं तो इनकी पावर सेक्शन 28 में है, लेकिन 28 को आप पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 53 और सीआरपीसी की धारा 366 और 369 के साथ। अब तीनों को अगर मिला के देखें तो सेक्शन 28 ने कहा कि उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकेगा। यहां विधि द्वारा प्राधिकृत से क्या मतलब है? सेक्शन 53 आईपीसी कहती है मूड ऑफ पनिशमेंट, दंड के तरीके। पहला मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति का समपहरण और जुर्माना। आजीवन निर्वासन निश्चित हो चुका है। इतने प्रकार के दंड दिए जाते हैं। तो विधि द्वारा कोई भी दंड, यानी इनमें से कोई भी दंड उच्च न्यायालय दे सकेगा। और सेशन न्यायालय के लिए भी यही बात कही गई कि सेशन न्यायालय कोई भी दंड दे सकेगा। सेशन न्यायालय की 2 कैटेगरी, सत्र न्यायालय, एडिशनल सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट। ये विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड देंगे, किंतु यदि इन्होंने मृत्यु दंड दिया तो उसका एग्जीक्यूशन जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक नहीं होगा। अब इसकी पुष्टि कौन करेगा? हाई कोर्ट के जज द्वारा होगी 366। कितने जजों के द्वारा होगी? कम से कम 2 जज के द्वारा, 369। पूरी लाइन को एक साथ मिला के देखें तो निकल के आएगा कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय विधि द्वारा कोई भी प्राधिकृत दंड दे सकेंगे, किंतु यदि उच्च सत्र न्यायालय मृत्यु दंड देते हैं तो वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कम से कम उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों के द्वारा उसकी पुष्टि ना हो जाए। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज 10 वर्ष तक के कारावास तक की सजा दे सकेंगे। अब आई बात मजिस्ट्रेट की पावर। इसका प्रोविजन सेक्शन 29 में है। सेक्शन 29 ने कहा कि इसमें जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो 3 वर्ष तक के कारावास की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना दे सकेंगे। जो सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट हैं वो 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना दे सकेंगे। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो 7 वर्ष तक का कारावास और अनलिमिटेड फाइन दे सकेंगे। जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो जिस तरीके से सशक्त किए जाएंगे और उनकी जो पावर डेलीगेट उनको की जाएगी उसके अकॉर्डिंग सजा देंगे। 1 वर्ष के लिए उनका अपॉइंटमेंट होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अब इन शक्तियों का विस्तार, इसका प्रोविजन 30, 31, 32, 33, 34, 35 में है। सेक्शन 30 ने क्या कहा
कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। अगर आप सेक्शन 30 का इंटरप्रिटेशन करें तो दो बात निकल के आ रही है कि यदि जुर्माना दिया, यदि दंडादेश के साथ जुर्माने की रकम भी है और उस जुर्माने की रकम को देने में आप डिफॉल्ट कर गए, व्यतिक्रम कर गए, तो क्या होगा? उत्तर मिला कि विधि द्वारा उपबंधित दंड दिया जा सकेगा। जुर्माना देने के व्यतिक्रम के लिए जो विधि है, उस विधि में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग दिया जा सकेगा। अगर आप इस शब्द का इंटरप्रिटेशन करें, इसकी झलक चली जाती है आईपीसी की धारा 300, आईपीसी की धारा 65 और 67 में, जिसमें बात कही गई है कि कारावास जुर्माने के व्यतिक्रम में क्या दंड दिया जाएगा? मूल दंड का 1/4। और 67 ने क्या कहा कि यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो यदि 50 रुपए तक का जुर्माना है तो 2 माह का कारावास, 100 रुपए तक का जुर्माना है तो 4 माह का कारावास, 100 रुपए से अधिक का जुर्माना है तो 6 माह तक का कारावास। तो जो ये 1/4 है मूल दंड का, ये बात 30 में भी कही गई है कि जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने पे मूल दंड का 1/4 तक इनको पनिश किया जा सकेगा। ठीक है। और दूसरा नियम क्या बताई गई कि जो जुर्माना देने के व्यतिक्रम पर कारावास है, ये दिए गए दंडादेश के इसे अतिरिक्त समझा जाएगा, किंतु एक रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि किसी भी स्थिति में ये धारा 29 यानी जो मजिस्ट्रेट की पावर है उसमें दी गई शक्तियों से ऊपर नहीं होगा। लेकिन इसका विस्तार 31 में हो गया, किन परिस्थितियों में अधिक हो सकेगा। 31 ने कहा, अब एक दूसरे नियम की बात आई कि यदि एक ही ट्रायल में, एक ही विचारण में कई अपराध हैं, यानी एक साथ कई अपराधों का विचारण हो रहा है। अब कई अपराधों का विचारण कैसे हो सकता है? अगर आप इसको सीआरपीसी में जाएंगे तो 219, 20, 21 में झलक दिखेगी, जहां 218 में सेपरेट नियम है कि अलग अलग अपराधों का अलग अलग आरोप होगा और अलग अलग आरोप का अलग अलग विचारण होगा। उसी सामान्य नियम का अपवाद 19, 20, 21 में है, जिसमें उपबंधित है कि किन अपराधों का ज्वाइंट ट्रायल हो सकेगा। वही बात यहाँ 31 में कही गई है कि जिन अपराधों का एक साथ विचारण हो रहा है, तो अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस मामले का निर्णय करता है, दंडादेश देता है, तो सेक्शन 29 में सेक्शन 29 में दिए गए दंडादेश का जस्ट 2 गुना, डबल होगा। यानी संयुक्त अपराधों के विचारण करते समय न्यायालय की शक्ति 29 में प्राप्त शक्तियों से 2 गुना हो जाती है। किंतु यह किसी भी परिस्थिति में यह 14 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है। इसी प्रकार से सेक्शन 32 ने क्या कहा कि ऐसे न्यायालय को शक्तियां कौन प्रदान करेगा? उत्तर मिला, यथास्थिति जैसी विद्यमान हो उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, दोनों ऐसे न्यायालयों की समय समय पर शक्तियां प्रदत्त कर सकेंगी। ऐसे नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां क्या होंगी? 33 ने कहा कि अगर उनका अपॉइंटमेंट मूल से स्थानीय क्षेत्र में कहीं जाके होता है, तो जब तक कि उनको कोई दूसरा निर्देश ना प्राप्त हो, तब तक एक बार जो उनकी शक्तियां प्राप्त हैं, वह उनकी शक्तियां तब तक विद्यमान रहेंगी जब तक फर्दर कोई उनको और निर्देश नहीं मिल जाता, वो कहीं भी स्थानांतरित होते रहे। इसी प्रकार से 34 ने कहा शक्तियों की विड्रॉल की पावर, यानी अब ये 32, 33, 34 एक नेचर की शक्तियां कौन देगा? हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट। वो कब तक धारण करते रहेंगे? तब तक जब तक फर्दर कोई हाई कोर्ट या राज्य सरकार से निर्देश नहीं मिल जाता। उन शक्तियों को वापस कौन लेगा? जो देने वाला है। देने वाला कौन है? हाई कोर्ट या राज्य सरकार। तो ये हो गई 34।
और 35 कहती है कि क्या ऐसी शक्तियां उनके पद उत्तरवर्ती न्यायाधीशों द्वारा भी धारण की जा सकेगी? तो उत्तर मिला हाँ। अगर कोई न्यायाधीश बीच में ट्रायल छोड़ करके किन्हीं कारणों से चला जाता है, ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, रिजिग्नेशन हो गया, या और कोई कारण है जिसकी वजह से उसका कोर्ट वैकेंट हो गया, तो जो उसका पद उत्तरवर्ती अधिकारी होगा, न्यायाधीश होगा, वह उन सभी शक्तियों को उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ा देगा और धारण कर लेगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है 26 से लेके 35 के बीच में अगर आप देखें तो 28 से लेके 35 ये शक्तियां हैं और 26-27 विचारण की अधिकारिता है। 26 ने सामान्य मामलों के विचारण की अधिकारिता बताई, कौन करेगा। 27 ने वनली किशोर अपराध के संदर्भ में बताई, किशोर के मामले में बताई। और शक्तियों में 28 से लेके 35 के बीच में 3 भाग में 28 ने हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर बताई, 29 ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर बताई, और शक्तियों के संदर्भ में नियम 30 से लेके 35, 30 और 31 ने ये बात बताई कि यह जुर्माने के व्यतिक्रम की स्थिति में हुआ तो क्या और सजा दे सकता है न्यायालय। तो 30 ने कहा मूल दंड का 1/4 या विधि द्वारा उपबंधित जो उस संदर्भ में नियम है उसके अकॉर्डिंग। 31 ने ज्वाइंट ट्रायल में उस न्यायालय की पावर की बात की और ये कहा कि अगर संयुक्त विचार है तो न्यायालय की पावर सेक्शन 29 में दिए गए शक्तियों की दुगनी हो जाती है। इसके बाद इन शक्तियों को प्रदान किए जाने के संदर्भ में नियम 32, 33, 34 में है, जिसमें इनको शक्तियां प्रदान कौन करेगा, हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट। 32 ऐसी शक्तियों को कब तक धारण करते रहेंगे, 33 जब तक कि उनको फर्दर कोई निर्देश नहीं मिल जाता। ऐसी शक्तियों को विड्रॉल वापस कौन लेगा, 34 राज्य सरकार या उच्च न्यायालय। और क्या पद उत्तरवर्ती भी उनकी ऐसी शक्तियों को धारण करते रहेंगे, 35 ने कहा यस, अगर पद उत्तरवर्ती हैं तो वो भी ऐसी शक्तियों को वो धारण करते रहेंगे। पूरा का पूरा ये चैप्टर इस तरीके से डिजाइन होगा, आप याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से एक सवाल कंपटीशन में मिल जाता है।